Hello students, welcome to our ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। अभी हम इस वीडियो में लेसन नंबर 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये लेसन सीखने वाले हैं, जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो कुछ भी हमें नेचर ने दिया है, जैसे कि एयर है, सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हमें नेचर ने दिया है वो सब कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ हम इस लेसन में सीखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी किसके बारे में जानना है हमें? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। एयर इज ऑल अराउंड अस, वी कैन नॉट सी इट, एट वी फील द प्रेजेंस ऑफ एयर। व्हेन वी इनहेल, एयर इज टेकन इन थ्रू द नोज. If we blow on our hand through our lips, we can feel the air. देखो, एयर जो है, हवा, वो हमारे सराउंडिंग में है, अराउंड प्रेजेंट है, मगर वो हमें दिखती क्या? नहीं, वो दिखती नहीं है, वो फील होती है। उसका प्रेजेंस हमें क्या होता है? फील होता है। अगर हम जब भी हम सांस लेते हैं तो अंदर हम क्या लेते हैं? एयर हम इनहेल करते हैं। और जब भी अगर हम ऐसे फुंकर वगैरह मारते हैं तो हमारे हाथों को फील होता है कि हाँ, एयर बाहर निकल रही है, एक्सहेल हो रही। तो ये जो एयर है, हम इसे देख तो नहीं सकते मगर फील जरूर कर सकते हैं। ट्राई दिस। फर्स्ट एक्टिविटी, टेक अ स्टिक फ्रॉम अ ब्रूम और पेपर और अ प्लास्टिक स्ट्रॉ, टाई अ थ्रेड एट इट्स सेंटर एंड हैंग इट सो दैट इट रिमेन्स हॉरिजॉन्टल। हमें एक स्टिक लेनी है या फिर कोई भी आप प्लास्टिक की स्ट्रॉ वगैरह ले सकते हैं और उसे आपको सेंटर में एक थ्रेड बांधना है जिससे वो हॉरिजॉन्टल रह सके। टाई टू रबर बलून्स ऑफ द सेम साइज एट द टू एंड्स ऑफ द स्टिक। अभी क्या करना है? वो जो स्टिक है हमारी, उसको दोनों एंड्स पर हमें रबर बलून्स बांध देने हैं। See to it that the stick remains horizontal। और बलून बांधने के बाद वो स्टिक हमें चेक करना है कि वो हॉरिजॉन्टल ही है। Now remove one balloon। अभी एक बलून हटा दो, निकाल दो। Inflate it and tie it again at its original position। अभी उसको inflate it means उसमें हवा भर दो, उसमें हवा भर दो और फिर से वहाँ पर उसे बांध दो ओरिजिनल पोजीशन पर। डज द स्टिक रिमेन्स हॉरिजॉन्टल। क्या उसके बाद भी स्टिक हॉरिजॉन्टल रहेगी? ट्राई करो आप और बताओ। द स्टिक गोज डाउन ऑन द साइड ऑफ द इन्फ्लेटेड बलून। क्या होगा? जो स्टिक है वो इन्फ्लेटेड बलून की तरफ नीचे झुकेगी। दिस मीन्स दैट एयर हैज़ अ वेट। इससे हमें क्या पता चलता है कि एयर का वेट होता है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है हमारे एयर। देयरफॉर लाइक ऑल अदर मैटर इट हैज़ मास एंड वेट। जैसे दूसरे मैटर्स को मास होता है, वेट होता है, उसी तरह एयर को भी मास होता है, एयर का भी मास होता है, वेट भी होता है। ओके, तो चलो अभी ये जो एक्टिविटी है हम करके देखते हैं। तो देखो, अभी यहाँ पर मैंने एक स्ट्रॉ लिया है और उसे हैंग कर दिया है ऊपर डोरी से, एक स्ट्रिंग से। और अभी ये देखो, नियर अबाउट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही है। अभी मैं इसके दोनों एंड को दो रबर बलून्स बांधने वाली। ओके, तो देखो अभी मैंने दोनों एंड को दो रबर बलून्स बांध दिए हैं, फिर भी वो स्ट्रॉ कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। चलो अभी मैं एक इन्फ्लेटेड बलून उसे बांध के दिखाती हूँ। तो देखो, जब मैंने उसे इन्फ्लेटेड बलून बांध दिया तो अभी उसका जो एंड है वो कुछ साइड में नीचे झुक गया है, जिस साइड में हमने इन्फ्लेटेड बलून्स रखा है ना। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो
एयर है उसका क्या है, वेट है, मास उसका है, इसी वजह से वो स्ट्रॉ नीचे झुक गया। ओके, अभी समझ में आया आपको ये कॉन्सेप्ट? चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी है, टेक एन इंजेक्शन सिरिंज विदाउट ए नीडल, पुल इट्स पिस्टन एंड ऑब्जर्व इट एज यू डू सो। अभी हमें क्या करना है, एक इंजेक्शन सिरिंज लेना है, जो मैंने यहाँ पे लाई है, वो भी बिना नीडल की, विदाउट नीडल। द पिस्टन कैन बी पुल्ड आउट ईजीली। हम पिस्टन को ईजीली, पिस्टन ये जो पीछे रहता है इसे क्या कहते हैं हम, पिस्टन। ये देखो ये पिस्टन मूव हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, पिस्टन। तो ईजिली मूव हो रहा है। The piston then remains in that position even if you let it go। अभी मैंने इसे खींच लिया है ना, इसमें एयर मैंने फिलअप कर दी, तो अभी मैंने इसे छोड़ दिया, तो क्या इसकी ओरिजिनल पोजीशन पर ये जा रहा है? नहीं, ये जैसा है वैसा ही है, अपनी पोजीशन पर कांस्टेंट है। ओके, नाउ क्लोज द इनलेट होल ऑफ द सिरिंज टाइटली विथ योर थंब, पुल द पिस्टन एंड लेट इट गो। अभी क्या करना है, इसका जो इनलेट होल है, ये क्या है, इनलेट होल, इसे हम अभी क्या करेंगे, थंब से बंद कर देंगे। ठीक है, मैंने अभी इसे बंद कर दिया, और इसके बाद मुझे क्या करना है, पुल द पिस्टन लेट इट गो। अभी मुझे इसको पुल करना है, पुल खींचना है, ये मुझसे नहीं खींचा जा रहा है, आप देख सकते हो मैं बहुत एनर्जी उसे लगा रही हूँ, मगर फिर भी ये खींचा नहीं जा रहा है, तो अभी मैंने छोड़ दिया। ओके, अभी लेट इट गो नाउ एंड स्टिल दिस इज कांस्टेंट, remains as it is। This is the force required to pull out the piston more or less than before। क्या मुझे पिस्टन खींचने के लिए, पुल आउट करने के लिए फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ी? हाँ, सीरियसली बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया मैंने, फिर भी वो पिस्टन पीछे नहीं आया। डज द पिस्टन रिमेन्स एज इट इज़ आफ्टर यू लेट इट गो। क्या आपने जब पिस्टन छोड़ दिया तो वो जैसे का वैसे था? हाँ, ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि मैंने इसको छोड़ दिया है, जैसे का वैसे अभी छोड़ दिया है, तो फिर भी इसकी पोजीशन जो है वो एज इट इज़ है। चलो नेक्स्ट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस इन द एयर आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। अभी जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं एयर में, उनका मोशन कॉन्स्टेंट रहता है। When these molecules strike a body, they create a pressure on that body। जब वो molecules दूसरी बॉडी पर, किसी बॉडी पर स्ट्राइक करते हैं, तब वहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है। दिस इज़ द प्रेशर ऑफ एयर दैट वी कॉल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखो, अभी हम क्या करते हैं, एक कंसिडर करते हैं कि मेरे पास एक ग्लास है, ये ग्लास है, और जिसमें मैंने एयर मॉलिक्यूल्स फिलअप कर दिए। ठीक है, ये हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो क्या होगा कि जब मैं ये एयर मॉलिक्यूल्स को ग्लास में फिलअप कर दूँगी, तो ये एयर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इस बॉडी पर स्ट्राइक करेंगे, इस तरह, ऐसे देखो, ऐसे वो स्ट्राइक करेंगे। जब वो स्ट्राइक करते हैं तब वहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, और उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, चलो नेक्स्ट, ऑन पुलिंग द पिस्टन विथ द इनलेट होल ऑफ द सिरिंज क्लोज, more space becomes available to the air in the syringe and it becomes rarefied। देखो, अभी ये पिस्टन है, ये जो इसका क्लोज होल है, ये जो इनलेट होल है, हम अगर उससे पिस्टन पीछे खींचेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, क्या हो रहा है, पिस्टन पीछे की तरफ आ रहा है, और क्या होगा, यहाँ से इनलेट होल से एयर अंदर जाएगी, एयर के लिए वहाँ पर जगह मिलेगी अंदर जाने के लिए।
देखो अभी हम ऐसे ही पीछे खींचते जा रहे हैं पिस्टन को, तो वो एयर मॉलिक्यूल जो है वो सिरिंज के अंदर जा रहे हैं और वहाँ पर उन्हें जगह मिल रही है, इसलिए वो आराम से अंदर जा सकते हैं, है ना। ठीक है, आगे देखते क्या है। एज अ रिजल्ट द प्रेशर ऑफ द एयर इन द सिरिंज इज लोअर्ड। और इससे क्या होगा, जो एयर में जो प्रेशर होगा तो वो कम हो जाएगा। तो देखो मतलब क्या होगा, देखो अभी ये पिस्टन है, ऐसा हम पिस्टन कंसीडर कर रहे हैं। इसके अंदर तो मैं जैसे जैसे इसे पीछे खींच रही हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो इस इनलेट होल से अंदर जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आ जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ के जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो कम हो जाएंगे, है ना, कम हो जाएंगे। तो यहाँ एयर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। इट लोअर्स द प्रेशर ऑफ एयर, ओके। As a result, the pressure of the air in the syringe is lowered. Comparatively, the pressure of the outside air is very high. मगर यहाँ पर देखो जो एयर का जो प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर जो सिरिंज में जो एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनका प्रेशर जो होगा वो कम होगा, और यहाँ पर एयर में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनका प्रेशर कैसा होगा, हायर होगा। इन दोनों के कंपैरिजन में एयर का प्रेशर जो है वो ज़्यादा रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा रहेगा और एयर का कम रहेगा, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तब। ठीक है, दैट इज़ वाई when the piston out that is why when the pulled out piston is released it is immediately pushed in। जब हम पिस्टन को खींचते हैं, पीछे की साइड अगर खींचते हैं तो वो इमीडिएटली पीछे हो जाता है, मतलब खींचा जाता है। और जिससे क्योंकि वहाँ पर जगह होती है एयर मॉलिक्यूल जाने के लिए। If this experiment is repeated, holding the syringe in different pistons like vertical, horizontal or inclined, the piston is found to go into the same extent in all the cases। अगर हमने ये पिस्टन को हॉरिजॉन्टली पकड़ा है, वर्टिकली पकड़ा है, इंक्लाइन किया, कैसा भी पकड़ा, उल्टा सीधा कैसा भी रखो, मगर जो उसका प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो जितना होगा उतना ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फ्रॉम दिस वी कैन रिफर दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द सेम इन ऑल द डायरेक्शन। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सेम रहता है सभी डायरेक्शंस में। कैसा भी पकड़ो आप पिस्टन को, सीधा पकड़ो, उल्टा पकड़ो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन, कैसे भी पकड़ो, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक बार उसका फिक्स हो गया तो वही रहेगा, कोई चेंज नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, डू यू नो, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज अबाउट 1,1400 न्यूटन्स पर स्क्वायर मीटर। It can be measured with the help of a barometer. As we go higher above sea level, atmospheric pressure decreases. अभी देखो जो ऑर्डिनरी कंडीशन रहती है, नॉर्मल कंडीशन जो है हमारे सी लेवल पर, तो वहाँ पर जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, कितना होता है, 1,1400 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अभी देखो यहाँ अभी ये हम कंसिडर करेंगे कि ये क्या है, सी लेवल है, ये क्या है, सी लेवल, ये सारा वाटर यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कितना है, 1,01,400
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना यहाँ पर प्रेशर है। और जैसे जैसे आप इस लेवल से ऊपर की तरफ अगर जाते हो तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज़ होगा। क्या होगा, जैसे जैसे आप ऊपर की साइड में जाते हो, यहाँ पर ऊपर क्या है, स्काई है आपका, ठीक है, यहाँ पर ऊपर क्या है, स्काई है आपका। और ये अगर आप ऐसे ऐसे ऊपर जाते हो, जैसे जैसे आप लेवल ऊंची करते जाते हो तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। क्यों होगा ऐसा, देखो मैं समझाती हूँ। अभी यहाँ पर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्री प्रेजेंट है, और साथ ही साथ जब यहाँ से सन रेज आएंगे तो ऑब्वियसली वाटर जो है वो इवेपोरेट होगा, है ना, ये इवेपोरेट होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स, वेपर प्रेशर, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स वगैरह ये सारे यहाँ पर जम जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा हाई होगा। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे यहाँ पर ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो इससे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइयर होगा। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये जो डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ऐसे दूर दूर हो जाते हो। फिर ऊपर इन द स्काई वो बहुत ही रेयर हो जाते हैं, रेरिफाइड हो जाते हैं, और इससे वहाँ का प्रेशर जो होता है वो लोअर हो जाता है। अ लिटिल फन, प्लेस अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑन द माउथ ऑफ अ ग्लास filled completely with water, holding the cardboard firmly in place with one hand and invert the glass quickly. Take your hand away from the cardboard. What do you see? अभी आपके लिए ये एक मजेशीर बात है जो आपको करनी है। क्या करना है, एक कार्डबोर्ड लो, छोटा सा पेपर लो, कार्डबोर्ड लो, और एक ग्लास लो जिसमें हमने कम्प्लीटली वाटर फिलअप किया है, और अभी उस ग्लास को उल्टा कर दो, इन्वर्ट कर दो, और फिर देख अपना जो हाथ होगा वो नीचे का वो रिमूव करो। देखो आपको क्या वहाँ पर आपको ऑब्जर्व होता है, करना है। चलो लेट्स गो, अभी करते हैं। तो देखो अभी मैंने एक ग्लास वाटर लिया है और एक कार्डबोर्ड शीट लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इसको रखेंगे। मैंने देखो इसमें पानी फिलअप किया है, अभी हम इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, अभी उसके बाद इन्वर्ट करना है, राइट। चलो इन्वर्ट करते हैं, करूँ, स्टार्ट। किया मैंने इसको इन्वर्ट, अभी मैं इसे धीरे धीरे छोड़ रही हूँ। छोड़ दिया, है ना, जादू देख रहे हो आप। अमेजिंग। ओके, चलो आपको घर पर ट्राई करना है ऐसे ही। अभी हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। Great scientist. In 1726, the Swedish scientist Daniel Bernoulli put forth the important principle that the pressure of air decreases when its velocity increases, while the pressure of air increases when its velocity decreases. मतलब जो साइंटिस्ट है डैनियल बर्नौली, इन्होंने अपना खुद का प्रिंसिपल उन्होंने बताया कि जब भी एयर प्रेशर जो रहता है वो डिक्रीज़ होता है। कब डिक्रीज़ होता है, जब उसकी वेलोसिटी मीन्स क्या, स्पीड, उसका जो मॉलिक्यूल्स है, एयर मॉलिक्यूल्स है, वो कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं। तो जब उनका वेलोसिटी डिक्रीज़ होता है तब वहाँ पर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, और जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होता है तब एयर प्रेशर डिक्रीज़ होता है। ऐसा प्रिंसिपल है डैनियल बर्नौली का। इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग थ्रू एयर
The air pressure decreases perpendicular to the direction of the motion, and then the air in its surroundings flows rapidly from higher pressure to lower pressure. और जब भी कोई बॉडी एयर के साथ एयर में से अगर मूव करती है तब एयर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ होता है, परपेंडिकुलर डिक्रीज़ होता है. अभी देखो ये जो पेंसिल है ये एयर के ऐसे अपोज में एयर से अभी हम मोशन में चल रही है ऐसा कंसिडर करो. तो क्या होगा, जो एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जो एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे ऊपर या फिर नीचे इसके परपेंडिकुलर, ये क्या है पैरेलल. अभी ऐसा ऊपर या फिर नीचे इससे परपेंडिकुलर जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे उनका प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा. और जब भी ये जो एयर मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो है वो कैसा होता है, हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर. ये जो एयर मॉलिक्यूल्स है इनका प्रेशर फ्लो है हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ये बहुत ही फास्टली चले जाते हैं. इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं, हाँ बलून का देखते हैं. अभी बलून हमने क्या किया, एक बलून लिया है जिसका प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है. जब हम उसे इन्फ्लेटेड कर देंगे तो उसका प्रेशर बहुत ही ज़्यादा रहता है. जब हम अगर उसका जो मुंह है अगर वो छोड़ दें तो क्या होगा, जल्दी से वो उसका एयर मॉलिक्यूल जो है वो जल्दी से बाहर चले जाते हैं. यही एक बेस्ट एग्जांपल है एयर प्रेशर के लिए कि हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जर्व एंड डिस्कस. अब ये एक्टिविटी आपको करना है घर पर, आप ट्राई करो. टेक सम वाटर इन अ प्लास्टिक कप एंड होल्ड अ स्ट्रॉ अपराइट इन इट. एक प्लास्टिक का कप लो जिसमें हमने कुछ वाटर फिलअप किया है और अभी उसमें आपको स्ट्रॉ उसमें रखना है, खड़े वर्टिकली उसमें आपको एक स्ट्रॉ रखना है. होल्ड स्मॉल पीस ऑफ अनदर स्ट्रॉ नियर द अपर एंड ऑफ द फर्स्ट स्ट्रॉ. अभी दूसरा एक छोटा सा स्ट्रॉ लेना है जो आपको परपेंडिकुलर रखना है, इसके मुंह के पास रखना है. एंड देन ब्लो हार्ड थ्रू द स्मॉल पीस ऑफ स्ट्रॉ. और ये जो छोटा स्ट्रॉ है जो आपने परपेंडिकुलर रखा है उसमें आपको फुंकर मारना है. वाई डिड दिस यू विल सी अ फाउंटेन ऑफ वाटर. फिर आप क्या देखोगे, फाउंटेन ऑफ वाटर. ऐसे वहाँ के जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो क्या होंगे, फ्लो करेंगे. वाई डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ. चलो देखते हैं आगे. ऑन फ्लोइंग थ्रू द स्ट्रॉ द एयर एट इट्स ओपन एंड इज पुश अवे एंड हेंस द प्रेशर ऑफ द एयर एट द ओपनिंग गोज डाउन. क्या होता है, जब आपने इसमें वाटर ग्लास में जब स्ट्रॉ रखा तो वो खाली रहता है ना, तो उसमें एयर रहता है, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो उसमें फिल हो जाते हैं और यहाँ पर ऊपर हमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स दिखते हैं. तो इसके वजह से वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एयर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. और इसी वजह से वो वाटर ड्रॉप जो है वो ऊपर आते हैं. As the pressure of the air near the upper end of the erect straw becomes less than the atmospheric pressure, the water in the cup is pushed from where the pressure is higher to where it is lower. तो यहाँ का जो प्रेशर है वो जब कम हो जाता है तो ऑब्वियसली ये वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं. That is in the upward direction and the water comes out इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन. और इसी तरह जब हम यहाँ पर फुंकर मारेंगे तब वो उड़ने लगते हैं, हमें फाउंटेन की तरह दिखने लगते हैं. द मोर फोर्सफुली यू ब्लो द हायर विल बी द फाउंटेन. जितना जोर से आप उसे फूकोगे उतनी जोर से फाउंटेन वहाँ पर दिखेगा. दिस स्ट्रॉ फाउंटेन वर्क्स ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल. और ये जो फाउंटेन है स्ट्रॉ फाउंटेन, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल पर बेस इसके आधार पर वो वर्क करता है. When there exists a difference in the air pressure at two different places, the air starts flowing from the place of higher pressure to the place of lower pressure.
जब दो जगह होंगे डिफरेंट जो दो जगह होंगी जहाँ का एयर प्रेशर टोटली डिफरेंट होगा, तब वहाँ पर क्या होता है, एयर फ्लो हो स्टार्ट हो जाता है और हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ। जिस जगह पर हायर प्रेशर होगा वहाँ से एयर मॉलिक्यूल्स, जिस जगह पर हायर प्रेशर होगा वहाँ से एयर मॉलिक्यूल्स जिस जगह पर लोअर प्रेशर होगा उस तरफ जाने लगते हैं, वैसे उनका फ्लो होने लगता है। एट सच टाइम्स वी फील अ ब्रीज और वाइंड ब्लोइंग, और ऐसे टाइम पे हमें ब्रीज या फिर वाइंड ब्लोइंग मतलब हमें हवा मतलब जैसे हम कहते हैं ना अभी ठंडा ठंडा लग रहा है, हवा अच्छी लग रही, तो ये जो होता है वो इसी वजह से होता है। ये जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है इसी पर ये वर्क करता है। दस वाइंड्स आर एन इफेक्ट ऑफ द डिफरेंस इन एयर प्रेशर। जब हम कहते हैं कि हवा अच्छी बह रही है, अच्छी चल रही है, तब एक्चुअली यही वर्क वहाँ पर होता है कि जहाँ पर ज़्यादा हाई प्रेशर होगा वहाँ से एयर ब्लो करके लो प्रेशर की जगह पर आ जाती है और इस फ्लो में हमें एयर फील होती है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन द लेसन कॉल्ड वाइंड्स इन ज्योग्राफी। और इसके बारे में और आप डिटेल में अगर स्टडी करना चाहते हो तो इसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास में जाना होगा और वहाँ पर वाइंड्स ज्योग्राफी का लेसन आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ट्राई दिस। टेक आइस क्यूब्स इन अ ग्लास अप टू 3/4 ऑफ इट्स हाइट। आपको एक ग्लास में आइस क्यूब्स लेने हैं। नाउ ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। हाउ डिड द वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास। क्या आपने कभी ग्लास से बाहर, अगर हम ग्लास में पानी डालेंगे तो उसको बाहर आते हुए देखा है? चलो अभी देखेंगे कैसे आता है पानी। देखो मैं सिंपली यहाँ पर क्या कर रही, एक ग्लास लिया है जिसमें कुछ आइस क्यूब्स में डालने वाली हूँ। देखो जैसे जैसे मैं उसमें आइस क्यूब्स डाल रही हूँ सेम वैसे वैसे उसके बाहर, मतलब ये नीचे गिरा हुआ नहीं पानी देखना है आपको, इस ग्लास के आउटर सरफेस पर वाटर ड्रॉप्स प्रेजेंट होंगे। देखो है ना, ये देख रहे हो आप, ये नीचे का पानी मत देखो, वो तो मेरे हाथ से गिर गया, मगर अभी देखो यहाँ पर कुछ वाटर ड्रॉप्स प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है डिफरेंस? हाँ, जैसे जैसे मैं घुमा रही हूँ वैसे वैसे ऊपर आइस वाटर ड्रॉप्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, मतलब क्या मेरा ग्लास जो है वो उस पर होल लगे हुए जिससे पानी बाहर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ये भी है बर्नौली का प्रिंसिपल। देखो क्या होता है एक्चुअली उसमें, ड्यू टू द आइस क्यूब्स इन द ग्लास द एयर सराउंडिंग द ग्लास कूल्स डाउन। जब हम ग्लास में आइस क्यूब्स डालते हैं तो उसकी वजह से ग्लास के सराउंडिंग की जो एयर होती है वो भी कूल डाउन हो जाती है, ठंडी हो जाती है। एज द वाटर वेपर्स इन दिस एयर कूल्स डाउन इट कंडेंसेस एंड गेट्स ट्रांसफर इनटू वाटर। और जैसे ही यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर ग्लास के सराउंडिंग में जो एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो कूल डाउन हो जाते हैं, तो उस एयर में वाटर वेपर मिक्स प्रेशर वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट रहते हैं। तो वो वाटर वेपर्स कंडेंस होके वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इट इज़ दीज वाटर दैट कलेक्ट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। और इस तरह जो बाहर
एयर में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं वो इस ग्लास सरफेस पर कंडेंस हो जाते हैं और हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। एक्चुअली कोई ग्लास को कोई होल नहीं रहता है, ये साइंस है। और यहाँ पर हमें समझ में आया कि एक्चुअली क्या हुआ था। इस ग्लास के बाहर की जो हवा है, ग्लास के बाहर जो एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो कूल डाउन हो जाते हैं और उस आपको पता है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो उसमें वाटर वेपर्स भी आते हैं। तो ये वाटर वेपर्स इस ग्लास सरफेस पर कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होना मतलब क्या कि वेपर फेज या फिर गैसेस फेज से लिक्विड फेज में जाना, इसे कहते हैं कंडेंसेशन। तो यहाँ पर ये वाटर वेपर्स का कंडेंसेशन हो जाता है और ये हमें लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल्स ड्रॉप्स में यहाँ पर दिखाई देते हैं। द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। Similarly, the humidity levels also changes from time to time during the period of a single day. तो हवा में जो ह्यूमिडिटी प्रेजेंट रहती है वो भी अलग होती है हर जगह पर। जैसे जैसे हमारा प्लेस चेंज होता जाता है वैसे वैसे ये ह्यूमिडिटी भी चेंज होती है। सिमिलरली द ह्यूमिडिटी लेवल्स आल्सो चेंज। ये जो ह्यूमिडिटी लेवल है ये टाइम टू टाइम भी चेंज होती है। एक ही दिन में अगर एक जगह पर आप हो और एक ही दिन में, तो वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे कि मॉर्निंग में ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा रहती है और नून को ह्यूमिडिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो ऐसा हमें ऐसी ये ह्यूमिडिटी में चेंज होने लगता है। ह्यूमिडिटी मतलब क्या पता है आपको? ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता। मतलब ह्यूमिडिटी का मीनिंग होता है कि जैसे देखो अभी एयर मॉलिक्यूल्स है, तो नून के टाइम पे अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर हमें हवा कैसी लगती है, गर्म लगती है। तब उस टाइम पे वहाँ पर वाटर वेपर्स मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम रहते हैं। और जब अगर आप मॉर्निंग में देखोगे तो मॉर्निंग में हमें कूल एयर फील होती है। तो इसका मतलब होता है कि उस टाइम वहाँ पर वाटर वेपर्स मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ह्यूमिडिटी मॉर्निंग में ज़्यादा रहती है और नून में कम होती है। द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर। और ये जो एयर की ह्यूमिडिटी लेवल है वो कैसे निकाली जाती है? मतलब वो जो एयर प्रेजेंट है उसके पास जो कैपेसिटी है टू होल्ड वाटर वेपर्स पकड़ के रखने की जो कैपेसिटी है उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी लेवल। और जितना ज़्यादा एयर का कैपेसिटी होगा, जितना ज़्यादा वो वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर वेपर्स होल्ड करके बैठेगा, उतना ज़्यादा उसका ह्यूमिडिटी लेवल रहेगा। During the night or at dawn, when the temperature of air is low, its capacity to hold the vapor is less. At such a time, the excess vapor is transferred into water droplets. This is what we call dew. जब रात का समय होता है या फिर मॉर्निंग का समय होता है, तब एयर जो टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ लो, हवा का एयर का जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत ही कम रहता है और इस टाइम पर वाटर वेपर्स पकड़ के रखने की कैपेसिटी जो है वो एयर की वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। और इसी समय पर इसी वजह से क्या होता है, जो एक्सेस वेपर्स होंगे वो क्या हो जाते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसलिए हमें मॉर्निंग में जो ग्रास होती है उसके ऊपर छोटे छोटे वाटर ड्यूज हमें दिखाई देते हैं। इन द आफ्टरनून व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज़ हाई, जब नून टाइम होता है तब एयर का जो टेम्परेचर वो हाई हो जाता है। द कैपेसिटी ऑफ द एयर टू होल्ड मॉइस्चर ऑल्सो इंक्रीजेस। और इसी वजह से एयर की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। देन कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, द प्रोपोर्शन ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इज़ लेस एंड वी फील दैट द एयर इज़ ड्राई। और जब एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब उसकी वाटर वेपर्स पकड़ के होल्ड करने की जो कैपेसिटी वो भी इंक्रीज हो जाती है। और इसी वजह से हमारे जो एयर है सराउंडिंग के उसमें वाटर मतलब हमें वो जो एयर है वो ड्राई फील होती है, इसी वजह से हमें वो बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है।
इसलिए नून टाइम पे अगर आप बाहर कोई वेसल में या फिर कोई बाउल में अगर आप वाटर रखोगे बाहर तो वो वेपराइज हो जाता है ना। The proportion of water vapor in the air is high during the monsoon and in coastal areas. As a result, we feel the dampness or a humidity. और ये जो वाटर वेपर का जो प्रोपोर्शन है एयर में ज़्यादा होल्ड करने की, ये मानसून में बहुत ज़्यादा रहता है और साथ ही साथ जो कोस्टल एरियाज़ रहता है, मतलब समुद्र किनारे जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए वहाँ का जो एयर रहता है वो थोड़ा सा हमें डैम्पनेस फील होता है। मतलब वहाँ की जो एयर रहती है वो नमी नमी सी रहती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब चिपचिपापन हमें लगता है, गीली जैसी लगती है वो एयर हमें। In summer, wet clothes dry quickly, but in the rain they do not. Why this is so? समर डेज में हमारे जो क्लॉथ्स रहते हैं वो जल्दी से सूख जाते हैं, मगर रेनी सीजन में वो सूखते नहीं हैं। इसका रीज़न क्या है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट, use your brain power. Dip an uncorked inverted empty bottle in a slanting position into the water in a white container. What do you observe? आपको क्या करना है, एक बॉटल लेनी है और एक वाइट कंटेनर लेना है, जैसे कि अभी ये है यहाँ पर वाइट कंटेनर। ऐसा कोई कंटेनर हमने लिया है जिसमें हमने क्या किया है, वाटर फिलअप कर दिया, और अभी एक बॉटल लेनी है। बॉटल लेनी है जिसका छोटा सा नैरो माउथ होगा, और अभी क्या करना है, उसे थोड़ा सा तिरछा करके हमें उस कंटेनर में डालना है। क्या होगा, क्या चेंज आप देखोगे वहाँ पर, क्या ऑब्जर्व करोगे, ये चेक करो। आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटीज वी कंक्लूड दैट एयर हैज़ अ प्रॉपर्टीज लाइक ऑक्यूपाइंग स्पेस, ये स्पेस कवर करता है। हैविंग ए सर्टेन वॉल्यूम, इसका एक कुछ वॉल्यूम होता है। हैविंग मास एंड वेट, हमने देखा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने की और इससे हमें पता चला कि जो एयर प्रेजेंट है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसका एक वॉल्यूम होता है और साथ ही साथ उसका मास और वेट भी होता है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स एंड some gases, dust, smoke and moisture. हमारा जो एयर प्रेजेंट है वो क्या है, मिक्सचर है, बहुत सारे गैसेस का बना हुआ मिक्सचर है, जिसमें डस्ट है, स्मोक है, मॉइस्चर है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट रहते हैं। व्हेन रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन दीज माइन्यूट पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स स्प्रेड द लाइट इन ऑल द डायरेक्शंस। जब एंड दिस इज नेचुरल फिनोमेनन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अभी देखो हमारी जो एयर है, यहाँ पर एयर है, इस एयर में क्या हो रहा है, बहुत सारे गैसेस पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वाटर वेपर से, डस्ट है, बहुत सारे मिक्सचर यहाँ पर प्रेजेंट है। अभी क्या हो रहा है, यहाँ से सन रेज है या फिर कोई भी लाइट इस पर अगर फॉल होती है, इस पर जब गिरती है, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इससे ये लाइट जब उसके ऊपर गिरती है तो ये क्या करता है, उसे रिफ्लेक्ट कर देता है, और इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इस तरह लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेम्परेचर रेगुलेशन। द अर्थ रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम द सन एंड दिस एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हीट। हमारी जो अर्थ है वो सन से एनर्जी लेती है और एज इन द लाइट फॉर्म, एंड वो एनर्जी क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट करती है बाय अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हीट, और हीट के फॉर्म में वो एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सच एज वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड absorb a part of this heat and gives it to the other constituent of air। क्या होता है, जब अर्थ ये एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है, हीट एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है, तब उसमें कौन कौन से क्या क्या हो सकता है, वाटर वेपर्स हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है,
और क्या होता है, ये जो पार्ट है क्या करते हैं, ये कुछ ऑब्जॉर्व कर लेते हैं हीट, और दूसरे कंस्टिट्यूएंट जो वाटर एयर का जो दूसरा कंस्टिट्यूएंट होगा उसे वो देते हैं. एज अ रिजल्ट द अर्थ सरफेस रिमेन्स वार्म एंड देयर बाय बिकम्स सुटेबल फॉर लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ. और इसी वजह से क्या होता है, और हमारी जो अर्थ है वो वार्म रहती है और हमारे रहने के लिए अच्छी रहती है. इसका जो एटमॉस्फेयर है वो सुटेबल रहता है फॉर लिविंग वर्ल्ड. If there were no air on the earth, the average temperature of the earth's surface would have been very low. अगर हमारी अर्थ पर कोई एयर ना हो तब हमारा जो टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर है वो बहुत ही कम हो जाएगा, लो हो जाएगा. और यहाँ पर सिर्फ पूरी अर्थ पर क्या हो जाएगा, बर्फ आइस हमें दिखाई देगा. ट्रांसमिशन ऑफ साउंड. अभी एयर से हमारा जो साउंड है वो ट्रांसमिट होता है, उसकी ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है. ऑल द साउंड्स दैट वी हियर रीच अस थ्रू द सराउंडिंग एयर. सराउंडिंग हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है, इसी वजह से क्या होता है, जो भी साउंड हो, कोई भी साउंड, व्हीकल्स हॉकिंग हो या फिर कोई बोल रहा है आपसे वो वाला साउंड हो, कोई भी साउंड जो मैं आपसे बोल रही हूँ, आप जो सुन रहे हो, ये भी साउंड हमें एयर के थ्रू से ही मिलता है. The density of air also changes due to change in its temperature. एयर की डेंसिटी है, जैसे ही टेम्परेचर चेंज हो जाता है वो भी चेंज हो जाती है. इन विंटर द डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस. विंटर डेज में एयर की डेंसिटी कैसी रहती है, इंक्रीज होती है. वी कैन हियर द विसल ऑफ डिस्टेंट ट्रेन क्लियरली अर्ली इन द मॉर्निंग इन विंटर. और इसी वजह से हम दूर जो ट्रेन विसल्स बजती है वो सुन सकते हैं मॉर्निंग टाइम में. मतलब एयर इज देयरफॉर एयर इज यूजफुल एज ए मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड. और इसीलिए एयर क्या है, बहुत ही यूजफुल मीडियम है हमारे साउंड ट्रांसमिशन होने के लिए, साउंड प्रोपोगेट करने के लिए. ओके, तो यहाँ पर हमने स्टडी किया प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर. तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. अभी नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर के बारे में. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.